So, hello everyone. Welcome to the fourth lecture of GK one-liner series for our SSC CGL and other exams as well. CHSL, MTS, CPO, स्टेनो सभी के लिए सीरीज़ इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोगों के जैसे मैं डाउट्स ले लेता हूँ जो कमेंट्स मैंने चेक किए पिछले लेक्चर में। पहली बात तो ये थी कि सर PDF जो ओरिजिनल वाली है बिना जो आप लिखते हैं उसका वाला शेयर कर दिया करिए, तो वो भी मैं आपसे शेयर कर दिया करूँगा। दूसरी चीज़, सर नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही, कैसे नोट्स बनाएं और हम इसमें नोट्स बनाते हैं। देखिए थोड़ा कष्ट तो उठाना पड़ेगा। अगर आप सब कुछ ऐसा समझ रहे हैं कि एकदम केक वॉक होगा तो बिल्कुल केक वॉक नहीं होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जीके इम्प्रूव हो तो थोड़ा तो एफर्ट डालना पड़ेगा। और यहाँ पे अभी इनिशियल फेज़ में आपको नोट्स थोड़ा ज़्यादा बनाने पड़ेंगे क्योंकि अभी आपने स्टार्ट किया है। तो मुझे फैक्ट भी ज़्यादा, मैं हर चीज़ कवर करके चलता हूँ। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि चीज़ें रिपीट होने लगेंगी। अभी से अभी देखिएगा एक वीक के बाद ही कुछ कुछ रिपीट होने लगेंगी चीज़ें, तो फिर वहाँ पे मेरा एक्सप्लेनेशन उतना ज़्यादा नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो वो फिर आपको नहीं लिखना पड़ेगा, वो सिर्फ मुझे बोलना पड़ेगा और आपको सुनना पड़ेगा और आपका वो रिवाइज़ होता रहेगा। फिर आपको उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जितना एफ़र्ट है वो आपको इनिशियली मारना पड़ेगा और उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। कॉपी पेन लेके बैठें, वीडियो को 1.25 1.5x स्पीड जैसे आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग वीडियो को चलाएं और पैरेलली नोट्स भी बनाते रहें और उनको रिवाइज़ करते रहें, ठीक है। इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। सारी चीज़ें मैंने आपके लिए कर दी जो मैं अपने साइड से कर सकता हूँ, बाकी ये आपको थोड़ा एफर्ट मारना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। और मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि सभी लोग नोट्स बना रहे होंगे और उसको रिवाइज़ भी कर रहे होंगे, ठीक है। जो चीज़ आपको पहले से पता है ये तो मैं कभी भूलूंगा ही नहीं, तो उसको नोट्स में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी तो हम लोग का संडे को लाइव टेस्ट होगा 3 PM पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, विच केमिकल एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 18 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हुज एटॉमिक नंबर इज 10 कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 3 स्टेबल आइसोटोप्स कॉमनली यूज्ड टू मेक सिग्नल एंड गैस लेजर्स एंड एज अ रेफ्रिजरेंट। तो आई होप ये बहुत इजी क्वेश्चन है बिकॉज ग्रुप 18 बोलते ही इसने क्या बोल दिया कि ये सिर्फ आपकी जो इनर्ट गैसेज हैं, बिकॉज आपको ही पता है हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसमें 7 पीरियड्स हैं, ठीक है, 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं, राइट। तो इसमें से जो 18वां नंबर का ग्रुप है उसमें हमारी सारी इनर्ट या फिर जिनको हम नोबल गैसेस के नाम से जानते हैं वो है। अब इसका एटॉमिक नंबर 10 है। एटॉमिक नंबर 10 है, ये किसका होता है? ये नियॉन का, जो कि हमारी दूसरे नंबर की इनर्ट गैस है। पहली कौन सी है? हीलियम। पूरी हमारी इनर्ट गैसेस कौन सी हैं? हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडॉन है, ठीक है। इसी का ही एटॉमिक नंबर 10 होता है और एटॉमिक नंबर 10 का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, जो कि जो कि आपकी दूसरी शेल है, इसको कौन सी, ये आपकी पहली शेल को हम K शेल बोलते हैं और दूसरी को L बोलते हैं। तो इसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट जिनकी कंप्लीट होती है उनको रिएक्ट करने की ज़रूरत होती नहीं, ना तो उनको इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत होती ना तो देने की ज़रूरत। इसी वजह से जो 18th ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, इसी वजह से इनको इनर्ट गैसेज बोलते हैं। अब नियॉन को ही हम यूज़ करते हैं सिग्नल वगैरह बनाने के लिए। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लेते तो भी आंसर आ जाता नियॉन, अगर और जो दूसरा पार्ट है उससे भी आपका आंसर आ जाता नियॉन। अब यहाँ पे बात ये आती है कि इसको, ये जो यहाँ हीलियम आप देख पा रहे हैं, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? तो हीलियम का हम यूज़ करते हैं बलून्स में। हीलियम का यूज़ करते हैं जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, जिनको हम स्कूबा डाइवर्स से बोलते हैं, ठीक है, डीप सी डाइवर्स। वो जो सिलेंडर भर के ले जाते हैं सांस लेने के लिए, ताकि वहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कमी होती है ऑक्सीजन की, तो वो जो सिलेंडर भरे रहते हैं उसमें हीलियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भरते हैं। उसका कारण ये है कि जो हमारी एयर होती है, नॉर्मल एयर, उसमें नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा परसेंटेज रहता है। नाइट्रोजन तकरीबन रहती है 78% हमारे एटमॉस्फेयर, आपको ही पता है। ऑक्सीजन रहती है 20.9% या फिर 21%। ऑर्गन रहती है 0.9% और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी रहती है? 0.036%। तो ये भी चीज़ आपको नोट करनी है। तो नाइट्रोजन की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और जैसे ही नीचे आप जाओगे पानी के अंदर तो और इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अगर ये ज़्यादा सॉल्युबल हो गई तो ये डेडली भी साबित हो सकती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हीलियम को भर लेते हैं। हीलियम एक तरह से इसको कंपनसेट करने के लिए नाइट्रोजन को, जिसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब लैम्प से मेरे दिमाग में एक चीज़ और याद आ रही है कि जो हम ट्रैफिक, जो स्ट्रीट्स में होते हैं वहाँ पे हम येलो कलर के लैम्प्स यूज़ करते हैं, मतलब येलो लाइटिंग यूज़ करते हैं। और वो जो येलो लैम्प्स होते हैं ना, उसमें क्या चीज़ होती है? तो उसमें याद रखिएगा, उसमें सोडियम के वेपर्स भरे रहते हैं। इसलिए हम सोडियम वेपर्स का यूज़ करते हैं बिकॉज ये मोनोक्रोमैटिक होती है। जो हमारी वाइट लाइट होती है, आपको पता है, ये 7 रंगों से बनी होती है और ये बिखर जाती है जैसे इसमें थोड़ा सा डिस्पर्जन होता है। जैसे रेनबो हमारा बनता है कि नहीं,
रेनबो तो आपने सुना होगा, देखा भी होगा रेनबो, जिसको इंद्रधनुष बोलते हैं जब बारिश होती है। तो कैसे बनता है, उसमें आपका रिफ्रैक्शन होता है बूंद में और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। 2 रिफ्रैक्शन होते हैं और एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो वैसे आपको क्या होता है 7 रंगों में। तो ऐसे अगर मैं वाइट लाइट यूज़ की तो 7 रंगों में बिखर जाएगी, तो प्रॉपर विजिबिलिटी मिलेगी नहीं, इसलिए हम येलो लैंप का यूज़ करते हैं। बिकॉज जो येलो लाइट होती है वो सोडियम वेपर्स के द्वारा निकल के आती है और मोनोक्रोमैटिक होती है, उसमें और कोई मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है जिसमें सिंगल वेवलेंथ होती है, उसको हम बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक। क्लियर है इतनी चीज़। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। और अच्छा आपको ये बताना है कि जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, और जो मैंने कल क्वेश्चन पूछे थे उसके आंसर्स आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे, ठीक है। और कुछ लोग हैं बहुत बढ़िया तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखते हैं, और इससे आपको ही फ़ायदा मिलेगा। जो करेगा, जो एक्टिविटी करेगा उसको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा बचेंगे कि अरे क्या ही होगा लिखने से, तो वो आपका ही घाटा है, उसमें मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो ग्रुप 17 कि जितना भी आपका जो ग्रुप 17 है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उसको हम किस नाम से जानते हैं बताइए। अगला क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अबॉलिश राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट। किस संवैधानिक संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया। इसका आंसर क्या होगा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1978, 1978 का जो 44वां नंबर संविधान संशोधन था, उसने राइट टू प्रॉपर्टी को एबॉलिश कर दिया। अगर इस एबॉलिश शब्द की जगह अगर यहाँ पे मैं कर्टेल लिख देता ना गलती से या फिर थोड़ा सोच समझ के, तो यहाँ पे फिर भी आप आंसर 44th ही देते, लेकिन तब ये आंसर गलत होता। याद रखिएगा, अगर कर्टेल वर्ड का यूज़ कर लिया, आंसर यहाँ पे 25th अमेंडमेंट होगा। बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल का मतलब क्या होता है इंग्लिश में कर्टेल का मतलब होता है किसी चीज़ को लिमिट करना, खत्म करना नहीं। एबॉलिश का मतलब होता है खत्म करना, कर्टेल का मतलब होता है किसी चीज़ को लिमिट करना। तो लिमिट किया गया था 25th अमेंडमेंट से, पूरी तरह से खत्म किया गया था 44th अमेंडमेंट से। ना सिर्फ खत्म किया गया था, बल्कि इसकी पूरी मैं हिस्ट्री समझाता हूँ आपको। फंडामेंटल राइट्स जब हमने ओरिजिनली, और मैं जब भी ओरिजिनली आपसे बोलूँगा, आपको क्या रिलेट करना है, यानी कि 26 नवंबर 1949 की मैं बात कर रहा हूँ। जब भी मैं ओरिजिनली बोलूँगा तो इसका मतलब है 26 नवंबर 1949, जिस दिन हमने अपने संविधान को अपनाया था, जिस दिन हमने अपने संविधान को अडॉप्ट किया था, और इसी दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे। कुछ लोग बोले सर प्रॉपर लिखा करिए, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ प्रॉपर लिखूँ, ठीक है। बाकी तो यार इतना तो आपको स्पेलिंग आती होगी ना कि कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग क्या होती है, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन जब अडॉप्ट किया था, तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे टोटल 7 थे। कितने थे, 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन एट प्रेजेंट कितने हैं, ये 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको संपत्ति का अधिकार बोलते हैं, इसको 44th अमेंडमेंट से हटा दिया गया था, और इसको अभी प्रेजेंट टाइम में अगर इसके स्टेटस की बात करें तो ये एक लीगल राइट है। याद रखिएगा, राइट टू प्रॉपर्टी एक विधिक अधिकार है, लीगल राइट है। अंडर आर्टिकल 300A, अनुच्छेद 300 का के तहत ये लीगल राइट है। 6 फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं, राइट टू इक्वालिटी है, समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक। अगर कोई जब क्वेश्चन आएगा कि भाई 15 बताओ 17 बताओ, तो मैं 14 से लेकर 18 तक सारे एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन रफली हमें याद रखना है मोटा मोटा 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी। राइट टू फ्रीडम यानी आज़ादी का अधिकार 19 से लेकर ये आपका है 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24 में। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, पहले तो यार ये आना चाहिए एक्चुअल में, ठीक है, ये ऊपर आना चाहिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये 25 से लेके 28 तक में। इसके बाद आएगा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 और 30 में। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी कि जब हमारे फंडामेंटल राइट का वॉलेशन होता है, तो जब हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं उसको बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, और ये है आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 को आपको पता होना चाहिए हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, ठीक है, यानी कि संविधान की हृदय व आत्मा बोला था, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसने बोला था ये बोला था हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है। और टोटल कितने तरह के सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, टोटल 5 तरह के रिट्स। और आपको कमेंट में ये बताना है कि हाई कोर्ट किस आर्टिकल का यूज़ करके रिट जारी करता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन कर पढ़ते हैं। थोड़ा सा घंटी की आवाज़ को अवॉइड करिएगा, रोज़ मुझे भी बात बोलनी पड़ती है, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी सुबह लेक्चर को रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्योंकि बाद में फिर मेरी क्लासेस रहती हैं, CDS वगैरह का भी क्लास लेना होता है, तो इसलिए मैं जल्दी सुबह उठ के लेक्चर रिकॉर्ड कर देता हूँ, फिर बाकी आपका शाम को अपलोड हो जाता है, ठीक है। तो विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ प्लेड बाई पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। अब ये क्वेश्चन बताइए हम लोग का रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम लोगों ने पहले ये डील कर चुके हैं कि पंडित शिव कुमार शर्मा जो हैं संतूर वादक थे, ठीक है, संतूर। और हमने ये भी पढ़ा था, जल्दी से बताइए, कि अमजद अली खान, ठीक है, अमजद अली खान। और ये एक्चुअल में क्वेश्चन इसलिए भी पूछा था बिकॉज अभी इनकी रिसेंट में मई 2022 में डेथ हुई थी, इसलिए, ठीक है। अमजद अली खान और हरिप्रसाद चौरसिया,
ठीक है, हरि प्रसाद चौरसिया, ठीक है, या ये आपको बताना। और एक और बताइए, जाकिर हुसैन, ठीक है। तो अमजद अली खान की बात करें, ये सरोद वादक थे, ठीक है। हरि प्रसाद चौरसिया फ्लूट, ठीक है, और जाकिर हुसैन आपके तबला, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्टैच्यूज इज डिपिक्टेड एट द टॉप ऑफ अशोक पिलर ऑफ रामपुरवा। रामपुरवा के अशोक स्तंभ के शीर्ष पर निम्नलिखित में से किस पशु की मूर्ति को दर्शाया गया है? तो अशोक, पहली बात तो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? ये मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। इस डायनेस्टी के फाउंडर ही हम लोग देख ही चुके हैं, ठीक है। इनके बेटे थे बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार के बेटे थे अशोक। अशोक जो हैं, कुछ जो मैं अभी पहले आपको फैक्ट्स बता देता हूँ, उसके बाद आते हैं ये पिलर वगैरह पे, ठीक है, सारी चीज़ों पे। तो अशोक के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने 261 BC में कलिंग युद्ध के बाद, जो कलिंग वॉर हुआ था 261 BC में, ठीक, कलिंग वॉर के बाद इन्होंने बुद्धिज़्म धर्म को अपना लिया था। किस धर्म को? बुद्धिज़्म को। किस? बुद्धिस्ट मॉन्क के इन्फ्लुएंस में। तो याद रखिएगा, उपगुप्त के इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने बुद्धिज़्म धर्म को अपना लिया था और पूरी तरह से जो है वॉयलेंस को गिव अप कर दिया था। और इन्होंने ही, याद रखिएगा, धम्मा का कॉन्सेप्ट दिया था। किसका? धम्मा का। खैर, अब यहाँ पे आते हैं पिलर्स पे। ये पिलर्स क्या होते हैं? तो इन्होंने कई सारे पिलर्स बनवाए। अब ये पिलर्स किस तरह से हैं और ये कैपिटल का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और कौन कौन से एनिमल्स हैं। जैसे कि अभी आप ये देखते हो, ठीक है, ये हमारा नेशनल एम्ब्लेम है, भारत का नेशनल एम्ब्लेम है। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे 4 शेर हैं, एक पीछे साइड है, ठीक है, 4 शेर हैं। यहाँ पे इन्वर्टेड लोटस है। यहाँ पे एक आपको घोड़ा देखने को मिलता है, एक बुल देखने को मिलता है, एक यहाँ पे एलिफेंट है, एक हाथी है, और एक यहाँ पे आपका शेर है, ठीक है, लायन है। और हर ये मतलब जो एनिमल है ये सेपरेटेड है थ्रू ये जो पूरा आपको चक्र दिख रहा है, जिसमें कि 24 स्पोक्स हैं टोटल, ठीक है, अशोक चक्र जिसको बोलते हैं। अब ये जो है ना, ये सारनाथ में एक पिलर लगा हुआ था। कहाँ पे? सारनाथ में पिलर लगा हुआ था, सारनाथ यूपी में। वहाँ से ये पिलर काफ़ी जगह लगे हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। इसको बोलते हैं कॉलम। ध्यान से समझिएगा, इस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप तुरंत कर लेंगे। इसको बोलते हैं कॉलम, जिसमें ये लगा होता है। जैसे ये जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये पार्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं अबैकस, ठीक है, इसको बोलते हैं अबैकस। और इसके जो ऊपर होता है, जो भी जानवर होता है, जैसे यहाँ पे 4 शेर हैं, ये एक्चुअल में सारनाथ में पिलर लगा था। उसको वहाँ से हटा के अब इसको एक म्यूज़ियम में रखा गया है। यूपी में वहीं पे म्यूज़ियम है, वहाँ पे इसको रखा गया है प्रोटेक्ट करके, ठीक है, ताकि इसको कोई क्षति ना पहुँचे, क्योंकि अब ये हमारा नेशनल एम्ब्लेम है। और इस पर विवाद भी हुआ था पिछले साल, आपको पता होगा, है ना। तो ये जो ऊपर लगा रहता है ना, जो भी, जैसे ये आपका लायंस लगे हैं 4, इनको हम बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। काफ़ी जगह लगे थे, काफ़ी डिस्ट्रॉय हो गए, काफ़ी का कैपिटल उड़ गया, ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन अब हमसे यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो अशोक का पिलर है रामपुरवा वाला, उसमें किस एनिमल का स्टैच्यू डिपिक्ट किया गया, यानी उसकी कैपिटल पूछी गई, उसमें किस को डिपिक्ट किया गया है। तो ये कोई और नहीं बल्कि ये है रामपुरवा वाला, जिसको वहाँ से निकाल के राष्ट्रपति भवन में लगाया गया है। कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन की शोभा बढ़ा रहा है। और ये कौन सा एनिमल है? ये आपका बुल है। याद रखिएगा, अगर किसी भी एनिमल का नाम पूछ ले आपसे कि इसके टॉप पे कौन सा एनिमल है, अब जैसे ये क्वेश्चन आपका सीपीओ और सीजीएल दोनों में आ चुका है, तो अगर पूछ ले तो याद रखिएगा, या तो आंसर लायन होगा, या तो आंसर बुल होगा, या तो आंसर एलिफेंट होगा, और या तो आंसर हॉर्स होगा, ठीक है, हॉर्स। हॉर्स बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेगा। बुल सिर्फ आपको रामपुरवा में याद रखना है। ज़्यादातर में लायन देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एलिफेंट कहाँ देखने को मिलता है, तो एलिफेंट में भी सिर्फ आपको एक ही याद रखना है, और वो है संकिस्सा का, ठीक है, संकिस्सा जो फर्रुखाबाद में पड़ता है, वहाँ का जो आपका ये पिलर है, उसमें ये देखने को मिलता है एलिफेंट, फर्रुखाबाद में पड़ता है। और कुछ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे कि सांची का आपको पता होगा, सांची, ठीक है, सांची वाले में भी एक शेर है। जैसे ये सारनाथ वाला है, ठीक है, ये सारनाथ का है, जिसमें 4 शेर देखने को मिलते हैं। सांची वाले में सिर्फ एक शेर देखने को मिलता है। बिहार में 2 हैं, लौरिया नंदनगढ़, ठीक है, याद रखिएगा, लौरिया नंदनगढ़, ये पूछ सकता है कहाँ पे है। और एक है लौरिया अराराज, ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अराराज, ये आपको बस याद रखना है कि बिहार में है, ठीक है। इनका कैपिटल मिसिंग है, यानी कि उखड़ गया है, मतलब डिस्ट्रॉय हो गया है ही नहीं, मिस है वो, ठीक है। फिर अगर बात करें एक रूपनदेही में, ठीक है, रूपनदेही ये नेपाल में, याद रखिएगा, और इसका भी जो कैपिटल है वो मिसिंग है, ये लुम्बिनी नेपाल में, ठीक है।
अगर हम बात कर लेते हैं अपने नेशनल एम्बलम की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कभी कभी पूछ लेता है किस उपनिषद से लिया गया, तो याद रखिएगा ये मुंडका उपनिषद से लिया गया, जिसका मतलब है हमेशा सत्य की जीत होती है, यानी ट्रुथ ओनली प्रिवेल्स। ठीक है, सत्यमेव जयते। और तो बाकी चीज़ आपको पता होगी कि 4 इसमें ये हैं। इन्वर्टेड लोटस है, इसको एबिस्कस बोलते हैं। और कब अपनाया गया था, इसको नेशनल एम्बलम के रूप में अपनाया गया था, याद रखिए जब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया था, जब जिस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को लागू किया था, उस दिन हमने इसको अपनाया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच टेम्पल इज़ द एपी सेंटर फॉर द रथ यात्रा इन ओडिशा? उड़ीसा में रथ यात्रा का केंद्र कौन सा मंदिर है? तो रथ यात्रा के लिए आपको पता है फेमस है जगन्नाथ टेम्पल। ठीक है, जगन्नाथ जो टेम्पल है, जगन्नाथ जो मंदिर है, वो फेमस है आपके रथ यात्रा के लिए। और कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं उड़ीसा में जो कि आपको पता होना चाहिए, जैसे लिंगराज टेम्पल है उड़ीसा में, सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, और आपका एक यहीं पे टेम्पल है तारा तारिणी टेम्पल। ठीक है, तारा तारिणी टेम्पल है, और एक है आपका मौसी माँ टेम्पल। ठीक है, मौसी माँ टेम्पल। ये सारे आपके टेम्पल्स उड़ीसा में आपको देखने को मिलेंगे। जिस तरह आपका जगन्नाथ टेम्पल में रथ यात्रा निकलती है, वैसे आपको एक पता होना चाहिए एक टेम्पल में अम्बुबाची मेला लगता है। वो कौन सा टेम्पल है बताइए जल्दी से? अम्बुबाची मेला लगता है। तो ये है आपका कामाख्या मंदिर। आपको ये बताना ये कामाख्या जो टेम्पल है, कामाख्या मंदिर, ये किस स्टेट में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा? राज्यसभा में किस राज्य का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? तो राज्यसभा के रिगार्डिंग हमने अभी कल ही एक क्वेश्चन देखा था कि ये इसकी पहली मीटिंग कब हुई थी, 1952 में हुई थी, और सारी चीज़ें देखी थी। जैसे इसके लिए मिनिमम एज 30 साल चाहिए, इसको अपर हाउस बोलते हैं, इसको परमानेंट हाउस बोलते हैं, इसके मेंबर्स का कार्यकाल 6 साल का होता है, हर एक तिहाई सदस्य इसके 2 साल में रिटायर होते हैं, और देश का जो उपराष्ट्रपति होता है उसका पदेन सभापति होता है, कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। अब इसमें बोल रहा है कि किस राज्य का सबसे मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन होता है राज्यसभा में। तो पहली बात तो याद रखिएगा, राज्यसभा में होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, हिंदी में बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत। याद रखिएगा कि राज्यसभा में इस तौर पे चुनाव होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसी सिस्टम से याद रखिएगा हमारे देश के राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसमें याद रखिएगा कि लोग डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं, तो इसके लिए कैसी वोटिंग होती है? इनडायरेक्ट वोटिंग होती है, जिसमें कि हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं, वो यानी विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, वो चुन के भेजते हैं राज्यसभा के सदस्य हर राज्य से। ठीक है, याद ये रखिएगा कि चाहे वो लोकसभा पूछ ले चाहे वो राज्यसभा पूछ ले, सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है उत्तर प्रदेश का। टोटल 31 मेंबर्स हैं उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में। सबसे कम स्टेट नहीं पूछेगा, बिकॉज काफ़ी स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के, जैसे सिक्किम हो गया, मणिपुर, मेघालय, यहाँ से बस एक एक सदस्य है राज्यसभा में। ठीक है, यूएसए में क्या होता है? यूएसए का जो अपर हाउस है ना, जैसे हमारा अपर हाउस है राज्यसभा, ऐसे यूएसए का हाउस ऑफ सेनेट है। सेनेट में क्या है? हर राज्य से, हर 25 राज्यों से उनके 2-2 सदस्य हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है? जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन। वहाँ पे पॉपुलेशन का कोई लफड़ा नहीं है, वहाँ पे हर राज्य से 2-2 रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं अपर हाउस में। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, मैंने आपको राज्यसभा का बताया इलेक्शन का मीडियम क्या होता है, ऐसे लोकसभा का भी आपको पता होना चाहिए। तो लोकसभा में ये तो आपको पता होगा कि हाँ भाई डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव जिसको बोलते हैं। हिंदी में इनडायरेक्ट इलेक्शन को बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव, और डायरेक्ट इलेक्शन को बोलते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव। और यहाँ पे याद रखिएगा कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम चलता है। क्या? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसको ऐसे समझिए, ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि जैसे ये एक पोस्ट है, इसके लिए 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, फिर 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जो इसको सबसे पहले पा लेगा वो जीत जाएगा। यानी कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी ऑफ वोट्स आपको चाहिए, कि भाई अगर मान लो 1000 वोट पड़े हैं तो 1000 का मेजॉरिटी मतलब है कि 501 वोट चाहिए तभी जीतोगे, और अगर किसी को 501 वोट नहीं मिले तो कोई नहीं जीतेगा। ऐसा नहीं है। जो भी अगर भले मान लेते हैं कि ये इस बंदे से मात्र 1 वोट से जीत गया, ये मान लेते हैं कि एकदम लिद्दड़ है, बहुत भयंकर, इसको कोई वोट मिला ही नहीं, या फिर बहुत कम वोट मिले, लेकिन इन दोनों के बीच में कड़ी टक्कर है। अगर इसका 1 वोट भी ज़्यादा निकल आया तो ये समझ लीजिए इसी की जीत होगी और इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी कि इस केस में विनर टेक्स ऑल वाला फंडा काम करता है।
ठीक है। लोकसभा के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए होती है, राज्यसभा का तो हमने डिस्कस कर ही लिया था, 25 साल की इसके लिए मिनिमम एज चाहिए होती है। और याद रखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर कभी कभी सवाल पूछता है कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है वो लोकसभा का मेंबर हो सकता है फिर राज्यसभा का, तो याद रखना वो किसी भी सदस्य का वो सदन का सदस्य हो सकता है, किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है। जैसे कि हमारे प्रेजेंट टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लोकसभा के मेंबर हैं, इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह वो राज्यसभा के मेंबर थे, तो किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है। एक सवाल बनता है कि क्या कोई मिनिस्टर बन सकता है बिना सदन का सदस्य हुए, या नहीं कि कैन एनीवन बिकम मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ एनी हाउस, तो आंसर है इसका हाँ हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम सिर्फ 6 महीने के लिए हो सकता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है, ना सिर्फ सदस्यों का बल्कि लोकसभा का खुद कार्यकाल 5 साल का होता है। जैसे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता क्योंकि एक स्थायी सदन है। लोकसभा हर 5 साल में भंग हो जाती है, इसलिए 5 साल मैक्सिमम 5 साल, जैसे अभी अगले साल ये भंग हो जाएगी, ठीक है। और भंग करता कौन है ये भी याद रख लो, बिकॉज अगले साल होने वाला है, तो पूछ सकता है कि जो हाउस को डिसॉल्व करता है, भंग करता है, वो हमारा देश का राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है। क्लियर। अगले सवाल पे पढ़ते हैं। विच स्टेट हैज़ द लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी, किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे कम है। अब ये डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दिया हुआ, कहीं कहीं पे आप देखोगे बिहार आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे राजस्थान, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल लिटरेसी की बात नहीं कर रहा है। अगर ओवरऑल लोवेस्ट लिटरेसी की बात करता तो नो डाउट आंसर बिहार ही होता, ठीक है। बिहार की लिटरेसी रेट जो है वो 61.8% है, लेकिन बिहार और राजस्थान की टक्कर है फीमेल लिटरेसी में। तो कहीं कहीं पे अगर देखो राजस्थान आपको टिक करना है, अगर राजस्थान नहीं होता तो फिर आपको बिहार टिक करना है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर हम बात करें हाईएस्ट लिटरेसी किसकी है, यहाँ पे चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट लिटरेसी हम लोग पहले देख चुके हैं, केरल की कितनी है 96.12% या फिर 96.2% तकरीबन केरल की हाईएस्ट लिटरेसी है। और यूटी विद हाईएस्ट लिटरेसी आपकी लक्षद्वीप है। किस यूटी की किस यूनियन टेरिटरी की हाईएस्ट लिटरेसी, तो याद रखिएगा लक्षद्वीप की सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व बिहार का है। याद रखिएगा कितने जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं, तो बिहार में पर स्क्वायर किलोमीटर 1102 लोग रह रहे हैं, 1102 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। स्टेट विद लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जहां जनसंख्या घनत्व सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी विद लीस्ट पॉपुलेशन सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप की है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। ये भी क्वेश्चन आता है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये भी स्टेनो में पूछा गया और एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। स्टेट विद लोवेस्ट पॉपुलेशन आपका सिक्किम है, जहाँ की जनसंख्या सबसे कम है। लेकिन अगर बात करें एरिया के टर्म्स में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो एरिया के टर्म्स में जो आपका गोवा है वो सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है। स्टेट विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है 1000 मेल में कितनी फीमेल है, यानी 1000 लड़कों के लिए कितनी लड़कियां, ऐसे समझ लो, उसको बोलते हैं सेक्स रेशियो। केरल का सबसे हाईएस्ट है, केरल में 1000 लड़कों पे 1084, ठीक है, 1084 फीमेल्स हैं। लोवेस्ट सेक्स रेशियो है हरियाणा का, यहाँ 1000 मेल्स में सिर्फ और सिर्फ 879 फीमेल्स हैं, तो यहाँ का सेक्स रेशियो सबसे गड़बड़ है। आपको कमेंट में ये बताना है कि बताइए डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सबसे अधिक साक्षरता दर है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट, ठीक है। और मैं आपको हिंट देता हूँ, ये एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ ईस्ट, केरल की कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की है। अगले सवाल पे आते हैं, वैल्यू ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस ऑन केल्विन स्केल, 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू केल्विन स्केल पे कितनी होती है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डिग्री सेल्सियस से जब भी हमें केल्विन में जाना होता है तो हमें क्या करना होता है, सिर्फ 273 जोड़ देना होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 273 केल्विन। और ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। और मैं कमेंट देख रहा था, कुछ 1-2 कमेंट लिखे हुए थे कि सर यहाँ पे जब आप क्वेश्चन करवाते हो तो उसमें से जनरली क्वेश्चंस हमें ज़्यादातर आते हैं, मतलब ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ा होता है। बाकी जब पेपर लगाते हैं एक्चुअल में तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एकदम वियर्ड होते हैं, हमें समझ नहीं आते हैं। तो ऐसा क्यों, ऐसे का रीज़न ये है कि पहले हम उन क्वेश्चंस को टारगेट कर रहे हैं जो एक तरह से कन्वेंशनल क्वेश्चंस है। जैसे पॉलिटी में कुछ टॉपिक्स हैं, ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक्स हैं, साइंस में कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, तो हमें पहले वो कवर करना है जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। कुछ अजीबोगरीब क्वेश्चंस एसएससी पूछेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए, एसएससी का कुछ अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछेगा, तो उसके पीछे भी हमें नहीं भागना है। पहले हमें वो चीज़ को कवर कर लेना है जो बार बार आती ही आती है, चाहे वो साइंस से हो, चाहे ज्योग्राफी, चाहे पॉलिटी से हो, चाहे स्टैटिक करंट बोलो, चाहे आपका वो आर्ट एंड कल्चर से हो। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं, पहले हमने उनको कवर करना है, ठीक है। क्लियर। तो डिग्री सेल्सियस अगर हमें केल्विन में जाना है तो 273 को जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का भी कन्वर्जन आना चाहिए। डिग्री सेल्सियस
से अगर हमें फ़ारेनहाइट में जाना है तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि पूछ सकता है कि भाई ये डिग्री सेल्सियस में वैल्यू है तो फ़ारेनहाइट में इसमें कितनी वैल्यू होगी। तो ये डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो बड़ा आसान है, आपने 273 को जोड़ दिया 273 को। लेकिन अगर आपको डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है तो डिग्री सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर दिया इंटू 9/5 करिए प्लस 32। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमें 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो हम 40 को यहाँ पे रखेंगे इंटू 9/5 प्लस 32। ठीक है, तो यहाँ से 8 बार में कटेगा 72, 72 में आप 32 जोड़ेंगे तो 104, यानी 104 फ़ारेनहाइट इसका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन बनता ये है कि किस टेम्परेचर पे, किस वैल्यू पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है दोनों सेम वैल्यू शो करते हैं। तो याद रखिएगा ये है -42 डिग्री सेल्सियस पे दोनों सेम वैल्यू शो करते हैं। तो यहाँ पे आप रख के भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आप -42 रखेंगे डिग्री सेल्सियस की जगह में। ठीक है, तो -42 इंटू 9/5 प्लस 32 करेंगे तो 8 बार में जाएगा और यहाँ से, ठीक है, सॉरी 40 -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे 8 बार में जाएगा और यहाँ पे आपका आएगा कितना, यहाँ पे -40 आ जाएगा। तो -40 हमने डिग्री सेल्सियस में भी रखा था और -40 हमारा फ़ारेनहाइट में भी हमको मिला। तो -40 डिग्री सेल्सियस पे दोनों की वैल्यू सेम होती है, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की। अगला क्वेश्चन है विच टेम्पल स्टाइल आर्किटेक्चर डेवलप्ड बिटवीन हिमालय टू विंध्या। हिमालय से विंध्य के बीच में किस मंदिर शैली की वास्तुकला का विकास हुआ। ये भी क्वेश्चन आप आसानी से आंसर दे सकते हैं अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स में के नोट्स बनाए होंगे और उसको रिवाइज किया होगा। तो मैंने आपको बताया था 3 टाइप ऑफ स्टाइल टेम्पल स्टाइल आर्किटेक्चर के बारे में। एक तो होता है नगर स्टाइल, ठीक है, एक होता है आपका द्रविड़ स्टाइल जो साउथ इंडिया में होता है। नगर जो स्टाइल है वो नॉर्थ इंडिया में होता है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में। द्रविड़ स्टाइल जो है वो साउथ इंडिया में, ठीक है, द्रविड़ आपका साउथ इंडिया में। और बीच में जो इन दोनों का मिक्सचर है वो होता है वेसरा स्टाइल, जो सिर्फ कुछ ही टेम्पल्स में आपको देखने को मिलेगा, जो खासकर चालुक्य डायनेस्टी ने बनवाए थे। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं उनको नगर स्टाइल में बने हुए हैं, साउथ इंडिया के टेम्पल्स द्रविड़ स्टाइल में, और जो कुछ टेम्पल्स है सेंट्रल इंडिया में वो वेसरा स्टाइल में। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिमालय से लेकर विंध्या के बीच में, यानी कि हमसे नॉर्थ इंडिया का पूछ रहा है, तो इसका आंसर नगर स्टाइल होगा। अब यहाँ पे इतना तो हमें पहले से ही पता था, तो अभी हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले तो आप पिक्चर में ये देखिए नगर स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर दिखता कैसे है। तो ये जो आप अपने राइट साइड में देख पा रहे हैं ये नगर स्टाइल का टेम्पल है जो नॉर्थ इंडिया में आपको देखने को मिलते हैं, और आपने ऐसे टेम्पल साउथ इंडिया में देखे होंगे, और ये है आपकी द्रविड़ स्टाइल, ठीक है, जिसको हम द्रविड़ शैली भी बोलते हैं। अब इसके रिगार्डिंग आपको कुछ टर्म्स पता होने चाहिए, ठीक है, टर्म्स जैसे कि गर्भगृह आपसे पूछ लेता है, गर्भगृह क्या होता है, ठीक है, गर्भगृह, मंडप, ठीक है, और शिखर, और बस इतना आपको पता होना चाहिए। गर्भगृह क्या होता है, मंडप क्या होता है, और शिखर क्या होता है एक टेम्पल में। तो गर्भगृह, गर्भ का मतलब होता है एकदम सेंटर पे, है ना, तो जहाँ पे भी जो चीफ डीटी होती है, चीफ डीटी का मतलब जो भगवान का वो मंदिर है, तो उनकी जहाँ पे स्थापना होती है उसको हम बोलते हैं गर्भगृह। जैसे यहाँ पे होगा क्या, गर्भगृह, जहाँ पे एकदम अंदर जाके आपको होता है ना, जैसे कि उज्जैन में अगर आप महाकाल के टेम्पल में गए हो तो एकदम अंदर जो है शिव जी की स्थापना है, तो उसको हम बोलते हैं गर्भगृह, ठीक है। जहाँ हॉल होता है, जहाँ पे आप एंट्री मारते हो, और वो जो हॉल होता है एंट्रेंस हॉल, उसको हम मंडप बोलते हैं, ठीक है, ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए। एंट्रेंस हॉल जो होता है उसको हम मंडप बोलते हैं। और शिखर होता है जो गर्भगृह के, ठीक है, ऑन टॉप ऑफ गर्भगृह, ऑन टॉप ऑफ गर्भगृह, इसको बोलते हैं हम शिखर, ठीक है, ये इसके टॉप में ये जो होता है इसको हम बोलते हैं शिखर। अब ध्यान ये रखिएगा कि जो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल होते हैं वहाँ पे होता है आपको कलश देखने को मिलता है, नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में कलश, और साउथ इंडिया के जो टेम्पल होते हैं इस शिखर की जगह देखने को मिलता है जो टॉप में होता है, इसको बोलते हैं विमान। ये अंतर होता है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के टेम्पल्स में। साउथ इंडिया के टेम्पल में आपको शिखर की जगह विमान देखने को मिलेगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल होते हैं, यानी कि जो नगर स्टाइल में जो डेवलप होते हैं, वहाँ पे आपको पंचायतन शैली देखने को मिलती है, पंचायतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और कुछ जो डिफरेंसेस की अगर हम बात करें जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में है, तो वो याद रखना कि यहाँ पे जो साउथ इंडिया के टेम्पल होते हैं यहाँ पे आपको गोपुरम देखने को मिलते हैं। क्या, गोपुरम, ये गोपुरम क्या होते हैं, गेटवे होते हैं। बस ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, ये गेटवे टाइप, इनको हम बोलते हैं गोपुरम। और ये नॉर्थ इंडिया के जो नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर उसमें देखने को नहीं मिलता है, उसमें ये देखने को नहीं मिलता है गोपुरम। गोपुरम के अलावा याद रखिएगा कि यहाँ पे जो साउथ इंडिया के टेम्पल है यहाँ पे आपको बाउंड्री वॉल्स देखने को मिलती हैं जो कि नगर स्टाइल में देखने को नहीं मिलेंगी।
और यहाँ पे आपको वाटर टैंक्स आसपास देखने को मिलते हैं जो कि नॉर्थ इंडिया में देखने को नहीं मिलते। तो ये 3 चीज़ याद रखिएगा, गोपुरम, बाउंड्री वॉल्स, वाटर टैंक साउथ इंडिया के टेम्पल्स में होते हैं, नॉर्थ इंडिया में नहीं होते हैं। और शिखर की जगह यहाँ पे विमान होता है साउथ इंडिया के टेम्पल्स में। खत्म, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलार फील्ड्स वर फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। कोलार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो इस पे आपको पता है कोलार गोल्ड फील्ड्स पे मूवी भी बनी थी जिसको शॉर्ट में KGF बोलते हैं, है ना। तो ये जो जी का मतलब है वो गोल्ड है, तो ये आपकी गोल्ड के लिए फेमस है। कहाँ पे है ये कोलार फील्ड्स, ये आपकी पड़ती हैं कर्नाटका में, कर्नाटक में। कर्नाटका में आपकी कुछ और गोल्ड माइंस हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि एक हुट्टी गोल्ड माइन है, ठीक है। धारवाड़ गोल्ड माइन है, ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, कर्नाटक में। और कर्नाटक भारत का सबसे टॉप मोस्ट गोल्ड रिजर्व्स के मामले में, सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स अगर कहीं मिलते हैं तो वो कर्नाटक में मिलते हैं। 3 फील्ड्स आपको याद रखनी, कोलार, हुट्टी, धारवाड़। हुट्टी में तो बिल्कुल कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। कोलार वन ऑफ द डीपेस्ट गोल्ड माइन है पूरे वर्ल्ड में, वन ऑफ द डीपेस्ट है, बट डीपेस्ट नहीं है। डीपेस्ट की अगर हम बात करें, डीपेस्ट माइन बोल लीजिए, फिर डीपेस्ट गोल्ड माइन बोल लीजिए, बिकॉज गोल्ड की माइंस ही यूजुअली सबसे डीपेस्ट होती हैं, वो है मोपेंग, ठीक है, या फिर पोनिंग, जो भी आप बोलिए, ठीक है, पोनिंग, ठीक है। यहाँ पे M साइलेंट होगा, साउथ अफ्रीका में। गोल्ड से मुझे एक चीज़ और याद आती है कि अभी रिसेंट में ही गोल्ड काउंसिल ने किसके पास कितने गोल्ड के रिजर्व्स हैं उसकी लिस्ट निकाली थी, और उसमें USA ने टॉप किया था। USA फर्स्ट नंबर पे था गोल्ड रिजर्व के मामले में, और जो हमारा इंडिया, ध्यान रखिएगा, ये 10th नंबर पे आता है गोल्ड रिजर्व्स के मामले में। गोल्ड का सिंबल क्या होता है, AU होता है। और गोल्ड आपको कमेंट बताना है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कौन सा मिक्सचर होता है जिसमें कि गोल्ड डिज़ोल्व हो जाता है। बिकॉज गोल्ड जो है वो ज़्यादातर रिएक्टिव नहीं होता है, लेकिन एक मिक्सचर होता है 2 एसिड्स का, उसमें ये आपका सोल्यूबल हो जाता है। और ये चीज़ याद रखिएगा कि जो हमारा गोल्ड होता है वो मैलिएबल होता है और डक्टाइल होता है। यूजुअली हमारे सारे ही मेटल मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं, लेकिन ये गोल्ड बहुत ज़्यादा मैलिएबल डक्टाइल होता है। मैलिएबल का मतलब होता है केमिस्ट्री में कि पीट के अगर आप थिन शीट्स में, टर्म्स के मतलब पूछ लेता है, जहाँ पे आप किसी मेटल को पीट के उसको थिन शीट्स में ड्रॉ कर देते हो, दैट इज़ कॉल्ड मैलिएबिलिटी। और जहाँ पे आप किसी मेटल के लॉन्ग वायर्स बना लो उसको बोलते हैं डक्टाइल। जैसे गोल्ड का एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 ग्राम गोल्ड से हम कितना लंबा वायर बना सकते हैं, तो याद रखिएगा 2 किलोमीटर लंबा 1 ग्राम गोल्ड से हम वायर बना सकते हैं। इसको बोलते हैं डक्टिलिटी, जहाँ पे वायर बनाया जा सकता है। मैलिबिलिटी मतलब जहाँ पे थिन शीट्स में ड्रॉ किया जा सकता है। अब यहाँ पे मिनरल की बात आई है, फील्ड्स की बात आई है, तो हम कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे कि कुछ आयरन की फेमस माइंस हैं, जैसे बैलाडिला माइन है, काफ़ी फेमस है। बैलाडिला ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। ऐसे ही मयूरभंज, ठीक है, मयूरभंज काफ़ी फेमस है, ये है आपका उड़ीसा में, ठीक है। झरिया झारखंड में, ठीक है, झरिया हो गया। और आपकी कोल के लिए है, कोल वाली है आपकी बोकारो। खैर अभी हम कोल वाला नहीं देख रहे हैं, आयरन का आपने देख लिया। कॉपर की देख लेते हैं। कॉपर में याद रखिएगा खेतरी माइंस हैं, ठीक है, खेतरी राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में। और एक है आपकी मध्य प्रदेश में, उसका नाम है मंझखंड, ठीक है, एक सेकेंड, क्या नाम इसका? मंझखंड। ये है आपकी मध्य प्रदेश में। तो याद ये रखना है आपको कि कॉपर के टर्म्स में राजस्थान और MP जो है टॉप करते हैं हमेशा। किसके? कॉपर के टर्म्स में। तो कॉपर के रिजर्व्स हमें मोस्टली ईस्टर्न इंडिया नहीं, वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिलते हैं, ठीक है। आयरन का देख लिया, कॉपर का देख लिया, और आपको बॉक्साइट का पता होना चाहिए। अच्छा ये कमेंट बताइए, बॉक्साइट किसकी ओर होती है, किस मेटल की ओर होती है? और क्या होता है? और वो चीज़ होती है जहाँ पे हमें मेटल देखने को मिलता है, मेटल के साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ देखने को मिलती हैं, फिर हम काफ़ी सारे रिफाइनिंग प्रोसेसेस जैसे कि रोस्टिंग हो गया, कैल्सिनेशन हो गया, उससे हम मेटल को रिफाइन करते हैं। तो बॉक्साइट ध्यान रखिएगा ये एल्यूमिनियम की ओर है। पहली बात तो एल्यूमिनियम मेटल की है, ठीक, जिससे कि हम जो हमारे एरोप्लेन वगैरह होते हैं इसी से हम बनाते हैं। और बॉक्साइट जो हमें देखने को मिलेगा, इसकी फील्ड्स हैं जैसे आपकी कोरापुट, कालाहांडी। कहाँ हैं दोनों? कोरापुट और कालाहांडी, ये दोनों याद रखिएगा उड़ीसा में है, ठीक है। और आपकी मैकाल है, ठीक है, मैकाल, सिंघभम, ठीक है, मैकाल, सिंघभम, ये भी आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी? ये आपकी मध्य प्रदेश में है, मैकाल हिल्स की बात करें। और जो सिंघभम है ये आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन वाज गदर पार्टी फाउंडेड? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी?
तो गदर पार्टी याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1913 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर था जहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। सैन फ्रांसिस्को यूएसए में मोस्टली जो हमारे पंजाबी लोग रह रहे थे वहाँ पे, उन लोगों ने यहाँ पे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी करने के लिए, यहाँ पे यानी विदेश से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करने के लिए 1913 में यूएसए में इस पार्टी का गठन किया सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, गदर पार्टी। याद आपको ये रखना है, पहली बात तो इसके फाउंडर कौन थे, किसने इस पार्टी की स्थापना की थी? लाला हरदयाल, ठीक है, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, ये दो नाम बस आप याद रख लोगे काफ़ी हैं, ठीक है। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, और भी काफ़ी लोग थे जैसे भाई परमानंद, बरकतुल्ला, ये सब लोग भी थे, लेकिन बस आपको दो नाम याद रखने, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना। गदर पार्टी के रिगार्डिंग एक इंसिडेंट बहुत फेमस है जिसको हम बोलते हैं कोमगाटा मारू इंसिडेंट। कौन सा इंसिडेंट है ये? कोमगाटा मारू इंसिडेंट। कोमगाटा मारू एक जापानीज़ शिप का नाम है, जापानीज़ जहाज़ का नाम है, जो हांगकांग से सेल किया था, हांगकांग से कनाडा गया था। कनाडा में इन लोगों को रेशियल ट्रीटमेंट मिला, यानी कि इन लोगों को भेदभाव मतलब मिला और वहाँ से भगा दिया गया, एक तरह से आप ऐसे समझो। तो इस वजह से ये इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे इन लोगों ने वायलेंस किया और वो सारी घटना हुई। तो इस घटना को कोमगाटा मारू इंसिडेंट बोलते हैं, जो 1914 में हुई। पार्टी का गठन कब हुआ? 1913 में। कोमगाटा मारू इंसिडेंट होता है 1914 में, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। फाउंडर कौन थे? बस इतना याद आपको याद रखना है। ऐसे याद रख सकते हैं, जब गांधी जी विदेश से भारत वापस लौटे थे उससे 2 साल पहले गदर पार्टी बनी थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ और इंपॉर्टेंट पार्टीज देख लेते हैं जो बनी थी। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसको शॉर्ट में स्वराज पार्टी भी बोलते हैं, ये कब बनी थी? स्वराज पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके बारे में कल ही बता चुका हूँ आपको। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये सारी पार्टीज आपको पता होना चाहिए। और एक और, एंड दैट इज फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी एक पार्टी कांग्रेस में ही बनी थी। वैसे थोड़ा सा कांग्रेस से इसका डिवीजन हुआ इसलिए था बिकॉज 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। तो कुछ सेक्शन बोल रहा था कि अभी तक जो हम काउंसिल्स का बॉयकॉट कर रहे थे उसको कंटिन्यू रखते हैं, तो उनको बोला गया नो चेंजर्स, ठीक है, नो चेंजर्स। मतलब एक तरह से जो हम काउंसिल का बॉयकॉट कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू रखते हैं, काउंसिल में एंट्री नहीं करते हैं। और एक वो सेक्शन था जो बोल रहा था काउंसिल में एंट्री करते हैं, उनको बोला गया प्रो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स ने ही, जिनको स्वराजिस्ट बोला गया, उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसमें 2 लोग प्रोमिनेंट थे, एक तो थे मोतीलाल नेहरू, जो पिताजी थे जवाहरलाल नेहरू के, मोतीलाल नेहरू, और CR दास। इन दोनों लोगों ने पार्टी बनाई। क्वेश्चन अगर पूछ ले इनमें पहला प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी कौन था, तो ये प्रेसिडेंट थे उस पार्टी के और ये सेक्रेटरी थे। CR दास प्रेसिडेंट और ये सेक्रेटरी थे मोतीलाल नेहरू। इस पार्टी का गठन हुआ था 1923 में। 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ और 1923 में कांग्रेस के किस सेशन में इस पार्टी का स्थापना हुआ, तो याद रखिएगा गया सेशन हुआ था जो कांग्रेस का, वहाँ पे इस पार्टी का गठन हुआ था स्वराज पार्टी का, जिसको कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। फिर ये पार्टी जो है फिर 2 भागों में बट गई थी, कंजर्वेटिस्ट और नॉन कंजर्वेटिव्स, तो वो हमें उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना, बस इतना याद रखना भी, ठीक है। CPI की बात करें कब बनी थी पार्टी, मैंने आपको बताया था सबसे पहले इनफॉर्मल तरीके से 1920 में ताशकंद उज़्बेकिस्तान में बनी। फिर 1925 में ये फॉर्मलाइज हुई थी कानपुर में। कानपुर में आप याद रखिएगा 1925 में MN रॉय इसके फाउंडर थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में बनी थी 1934 में। किसने बनाई थी? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नारायण देव, मीनू मसानी, ये बस 3 नाम आपको याद रखने हैं। 1934 में बनी और किसने बनाई? ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में बनी, शहजानंद सरस्वती, बस आपको नाम याद रखना है, ठीक है, शहजानंद सरस्वती। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी 1920 में, लाला लाजपत राय, ठीक है, दीवान चमन लाल, और आपके थे इसमें जोसेफ बाप्तिस्ता, ठीक है, और इसके अलावा नारायण मल्हर जोशी, ठीक है, नारायण मल्हर जोशी। तो अब 2 ही नाम अगर याद रखेंगे तो काफ़ी, नारायण मल्हर जोशी और लाला लाजपत राय। ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो 1920 में बनी थी उसके फाउंडर थे। और फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी आपको पता है 1939 में, 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी। जब त्रिपुरी सेशन के बाद उन्होंने कांग्रेस से कर दिया था रिजाइन, तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। और अगेन इसमें याद रखिएगा इट वॉज फॉर्म्ड विद इन द कांग्रेस, कांग्रेस से ये कोई अलग पार्टी नहीं थी, विद इन द कांग्रेस थी, ठीक। अगले सवाल पे आते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है। इस साइड है हमारा बे ऑफ बंगाल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, और इस साइड है हमारा अरेबियन सी, अरब सागर। हमारा जो पूरा इंडिया का जो रिवर सिस्टम है उसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो हिमालयन रिवर्स जो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, और दूसरी पेनिनसुलर रिवर जिनको हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ बोलते हैं, फिर दक्षिण भारत की नदियाँ बोलते हैं, पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालय रिवर्स में, हिमालयन रिवर सिस्टम में सिर्फ हमें 3 नदियों के बारे में पढ़ना पड़ता है। 3 नदियों नहीं, 3 नदी तंत्र के बारे में पढ़ना पड़ता है। 3 रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ता है, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इंडस। ब्रह्मपुत्रा के बारे में सब कुछ कल पढ़ चुके हैं। गंगा इंडस पे जब क्वेश्चन आएगा तो पढ़ लेंगे। अभी पूरा पेनिनसुलर का देखते हैं, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है वो पेनिनसुलर पे ही डायरेक्टली बेस्ड है। क्यों? क्योंकि जो पूरी पेनिनसुलर रिवर्स हैं इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जो ईस्ट फ्लोइंग है और एक वो जो वेस्ट फ्लोइंग है। एक वो जो पूर्व की ओर बह रही हैं, ठीक है, एक वो जो पूर्व की ओर बह रही हैं, और दूसरी वो जो पश्चिम की ओर बह रही हैं। जो पूर्व की ओर बहती हैं वो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और जो पश्चिम की ओर जाती हैं वो आपकी गिरती हैं अरब सागर में। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सी ड्रेन नहीं करती है? तो वहाँ पे ऑप्शंस होंगे और आपको सेलेक्ट करना है। तो पहले आपको बता देता हूँ कौन कौन सी नदियाँ हैं जो पूर्व में। ध्यान रखिएगा इस बात को कि ज़्यादातर जो हमारी भारत की प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं वो ईस्ट साइड में गिरती हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटिव है उसका जो झुकाव है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। ग्रेडियंट जो है हमारा पेनिनसुलर इंडिया का, इसी वजह से ज़्यादातर नदियाँ वहाँ पे गिरती हैं। यहाँ पे जो नदियाँ जो है नर्मदा, तापी हैं जो वेस्ट की ओर फ्लो करती हैं, वो क्यों वहाँ पे फ्लो करती हैं अभी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले नदी कौन सी है? महानदी। महानदी, ठीक है। इसमें याद रखना है कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा 2 राज्यों में बहती है, और इसमें आपको एक डैम देखने को मिलता है जो हमारा इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है, और उसका नाम है हीराकुद। हीराकुड हमारा इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है और वो महानदी में देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे हमारी आती है गोदावरी नदी। गोदावरी में आपको ये फैक्ट याद रखना है कि इसको हम जानते हैं किस नाम से? इसको हम जानते हैं दक्षिण गंगा के नाम से। क्यों? क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, इस वजह से इसको हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। इसकी ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में पता, इसकी ट्रिब्यूटरीज़ तो भाई कुछ ओंग, ठीक है, जोंक, तेल, बस ये छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओंग, जोंग, तेल ये इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, लेकिन गोदावरी की इंपॉर्टेंट है, जैसे प्राणहिता, ठीक है, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, ये क्या है? इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, इसकी सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ वो होती हैं जो इसको ज्वाइन करती हैं, किसी नदी को जो ज्वाइन करती हैं उनको ट्रिब्यूटरीज़ बोलते हैं। ये निकलती कहाँ है, उद्गम कहाँ से होता है? तो महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट में त्र्यंबकेश्वर से इसका जो है उद्गम होता है। याद कैसे रखेंगे? जी से गोदावरी, टी से त्र्यंबकेश्वर। आप इंग्लिश में रीजनिंग में पढ़ते हो ना, जी का अपोजिट टी होता है, तो ऐसे याद करके याद रखो, जी टी, ठीक है। गोदावरी और त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। सारी चीज़ें आपने देख ली। अब यहाँ पे आते हैं कृष्णा नदी पे, ठीक है, ये हमारी कृष्णा नदी, ठीक है। कृष्णा जो है वो निकलती है सबसे पहली बात महाबलेश्वर से, ठीक है, महाबलेश्वर से हमारी कृष्णा नदी निकलती है। कृष्णा की जो हमारी ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं भीम, ठीक है, तुंगभद्रा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, घाटप्रभा और मालप्रभा। ये क्या है? इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। याद कैसे रखेंगे इसकी ट्रिब्यूटरीज को? ऐसे याद रखिए कि भीम तू मौसी को घाट पे ले जाके माल रिसीव कर, बस, ठीक है। ये स्टोरी याद कर लो कि भीम तू मौसी को घाट पे ले जाके माल रिसीव कर। तो भीम से भीमा हो गया, तू से तुंगभद्रा, मौसी से मूसी हो गया, घाट से घाटप्रभा, माल से मालप्रभा। तुंगभद्रा के किनारे क्या स्थित है बताइए? कौन सा, मैंने मेडिवल हिस्ट्री में आपको बताया था, एक किंगडम था, वो कौन सा किंगडम था? विजयनगर। विजयनगर किंगडम की जो कैपिटल थी हम्पी, वो तुंगभद्रा नदी किनारे थी। और मूसी नदी के तट पे आपको देखने को मिलता है कौन सा स्टेट? हैदराबाद, याद रखिएगा, ठीक। और कृष्णा नदी पे 2 इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, नागा अर्जुन सागर और अलमाटी बांध, ठीक है, नागा अर्जुन सागर और अलमाटी। याद कैसे रखेंगे? कृष्ण जी ने अर्जुन जी को उपदेश दिए थे, है ना, भगवत गीता में यही तो हम पढ़ते हैं कि अर्जुन जी को उपदेश देते हैं कृष्ण जी। तो कृष्ण, अर्जुन और अलमाटी बांध। अलमाटी को कैसे याद रखेंगे कि भाई कृष्ण जी ने छोटे में बचपन में माटी खाई थी, जिसके बाद यशोदा जी ने उनका मुंह खुलवाया था और पूरा यूनिवर्स देख लिया था उसमें, ठीक है। तो अलमाटी बांध। अब यहाँ पे है आपका आखिरी कृष्णा नदी, सॉरी कृष्णा बोल रहा हूँ, कावेरी, ठीक है, कावेरी सबसे साउथ में। कावेरी में आपको ये नहीं याद रखना बिकॉज ये ताल कावेरी से निकलती है, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी ट्रिब्यूटरीज़ क्या हैं? इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं भवानी,
ठीक है, काबिनी, हेमवती, हेमवती और अमरावती। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? नाम के आगे अगर, नाम के आखिरी में अगर नी या ती लगा हुआ है तो वो ट्रिब्यूटरी कावेरी की होगी। इसमें हमें एक फॉल, वाटरफॉल देखने को मिलता है जो है शिव समुद्रम वाटरफॉल। ना सिर्फ ये वाटरफॉल यानी जलप्रपात है बल्कि एक डैम भी है, शिव समुद्रम, कावेरी नदी पे। और एक और है, और वो है आपका, एक तो शिव समुद्रम हो गया और एक है मेट्टूर डैम। ठीक है, मेट्टूर बांध। और एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आपको किसी नाम में डबल टी दिख जाएगा भी, ठीक है, डबल टी, तो 90% से भी ज़्यादा चांस है कि वो जो भी चीज़ है, डैम है, जगह का नाम है, हिल का नाम है, कुछ भी है, तो वो या तो केरल का होगा या कर्नाटक का होगा। जैसे मेट्टूर जो है तमिलनाडु का है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर डबल टी दिख जाए तो या तो वो केरल का होगा या तमिलनाडु का। ठीक है, अब एक ये हमने देख ली सारी ईस्ट फ्लोइंग नदियाँ। ठीक है, अब हम देख लेते हैं वेस्ट फ्लोइंग नदियाँ। तो वेस्ट फ्लोइंग मैंने आपको दो बताया। ठीक है, जैसे यहाँ ये हमारा इंडिया, तो ये वेस्ट फ्लोइंग दो नदियाँ, नर्मदा और तापी। ठीक है, इसके रिगार्डिंग क्या फ़ैक्ट आपको पता होना चाहिए? सबसे पहले तो ये फैक्ट पता होना चाहिए कि दोनों रिफ्ट वैली में फ़्लो होती हैं। रिफ्ट वैली को हिंदी में बोलते हैं भ्रंश घाटी। ठीक है, रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली का मतलब क्या होता है? ऐसे समझ लो गड्ढा। ठीक है, गड्ढे में फ़्लो होती हैं, बस इतना समझ लो। एक्चुअल में सतपुरा और विंध्या के बीच में फ़्लो होती है। सतपुरा और विंध्या दो हमारी हिल्स हैं, इसके बीच में हमारी नर्मदा फ्लो होती है। नर्मदा निकलती कहाँ से है? ये निकलती है अमरकंटक प्लेट्यू से। ठीक है, अमरकंटक प्लेट्यू जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ता है। और तापी जो निकलती है वो बैतूल एमपी, बैतूल प्लेट्यू है एमपी में, वहाँ से निकलती है। अमरकंटक प्लेट्यू से ही गंगा की एक सहायक नदी है सोन, वो भी निकलती है। नर्मदा में आपको दो वाटरफॉल देखने को मिलेंगे, धुआंधार और कपिल धार। ठीक है, धुआंधार अगर नाम के बाद में धार लगा हो तो आप समझ जाइएगा वो नर्मदा पे होगा। ठीक है, धुआंधार और कपिल धार मध्य प्रदेश में। ठीक है, और क्या फैक्ट आपको इसमें याद होना चाहिए कि नर्मदा नदी पे ही आपका सरदार सरोवर बांध भी बना हुआ है, सरदार सरोवर डैम भी बना हुआ है। और यहीं पे आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल का बना हुआ है जो कि 182 मीटर ऊंची आपकी प्रतिमा है। क्लियर है? तो ये आपके अरेबियन सी में कौन गिरेंगे? ये। अब सिर्फ यही नहीं गिरती हैं, गोवा में आएंगे तो दो नदियाँ और हैं, मंडोवी और जुआरी। ये गोवा की दो नदियाँ हैं जो अरेबियन सागर में छोटी सी यहाँ होके गिरती हैं, मंडोवी और जुआरी। ठीक है, कहाँ की? गोवा की। ठीक है, और ये एक चीज़ याद रखिएगा, चलो अभी मैं आपको बताऊँगा कि मंडोवी में दूध सागर वाटरफॉल है। ठीक है, दूध सागर वाटरफॉल। तो याद कैसे रखेंगे आप कि मांडवी एक लड़की है जो वहाँ पे जुआ खेल रही है गोवा में जाके। ठीक है, कोई दिल पे नहीं लेगा अगर किसी का, ठीक है, किसी की बहन या फिर किसी की महिला मित्र भी हो सकती हैं, तो दिल पे मत लीजिएगा। तो दूध सागर, ऐसे याद रखिए कि मांडवी जुआ खेल रही है गोवा में जाके और दूध पी रही है वहाँ पे। ठीक है, तो मंडोवी दूध पी रही है और जुआ खेल रही है, बस ऐसे याद आपको याद रखना है। केरल की दो नदियां हैं जो वेस्ट में फ्लो होकर अरब सागर में गिर रही हैं और उनका नाम है, याद रखिएगा, पेरियार और भरतपुजा। पेरियार नदी को केरल की लाइफलाइन के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ की है? केरल की। क्लियर हो गया? पेरियार को लाइफलाइन ऑफ केरल के नाम से भी जानते हैं। और कुछ तो नहीं छूट रहा है इसमें? नहीं, और कुछ नहीं छूट रहा, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें। जैसे मैं सतपुरा के रिगार्डिंग भी आपको बता सकता हूँ कि सतपुरा की हाईएस्ट पीक जो है वो धूपगढ़ है, लेकिन जब वो कोई और क्वेश्चन आएगा तो हम उसमें कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि कौन सी रिवर ड्रेन नहीं करती। मुझे लगता है इसमें आंसर देने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ समझ गए हो, जो भी ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे ले जाओगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु गेव द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स? अष्टक का नियम किसने दिया था? पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन पूछ आया था, किसने दिया था और किसने दिया था, एक बार क्वेश्चन आया था, वो नाम दे दिया था और कब दिया था ये पूछा था। तो याद रखना ये न्यूलैंड ने दिया था। न्यूलैंड करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स 1865 में। इनका ये मानना था कि भाई अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें तो पहला एलिमेंट और आठवां एलिमेंट सेम प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा है। ये है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, हर आठवां एलिमेंट जो है सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा है। एक आपको पता होना चाहिए ट्रायड थ्योरी किसने दी थी। इसी पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर को ही मैं आपको पूरा रिवाइज करवा रहा हूँ और इसके बाद कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बन जाएगा, आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो ट्रायड थ्योरी याद रखना डॉबरनेयर ने दी थी। किसने? डॉबरनेयर ने। जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसने दी थी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो याद रखिएगा ये दी थी हमारी
जो मेंडलीव थे उन्होंने नहीं दी थी, ठीक है। मेंडलीव ने इससे पहले दी थी, लेकिन मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे जिनको सही किया हेनरी मॉजले ने। तो हेनरी मॉजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है अभी हम यूज़ करते हैं, जिसमें कि 7 पीरियड्स, ठीक है, और 18 ग्रुप्स हैं, ये दिया था। मेंडलीव ने मोस्टली काम किया था, लेकिन इनके दो मेन डिफेक्ट थे। एक तो ये हाइड्रोजन को फिक्स पोजीशन नहीं दे पाए थे। दूसरा जो इनकी पीरियोडिक टेबल थी दैट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी वो परमाणु भार पे बेस्ड थी, ठीक है, परमाणु भार पे बेस्ड थी। लेकिन मॉडर्न वाली जो है, जो हेनरी मॉजले ने दी थी, वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, ठीक है, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक पे बेस्ड है, ठीक है। और इन्होंने हाइड्रोजन को फिक्स पोजीशन भी दे दी थी। अब कुछ चीज़ें आपको और पता होनी चाहिए, जैसे कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं ग्रुप में तो क्या चीज़ें बढ़ती हैं, क्या चीज़ें घटती हैं। तो याद रखिएगा कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, ठीक है, साइज़ जो होता है वो बढ़ता है, ठीक है। और जो भी याद रखिएगा, जो ऊपर से नीचे में बढ़ता है वो लेफ्ट से राइट में घटता होगा, और जो ऊपर से नीचे में घटता है वो लेफ्ट से राइट में बढ़ता है। जैसे कि अगर हम ऊपर से नीचे जाएं तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी है या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो घटती है, वो डिक्रीज़ होती है। लेकिन अगर हम वही लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो इंक्रीज़ होती है। उसका रीज़न भी जल्दी से समझ लीजिए कि मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है। मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन इफेक्ट, और जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं ना तो हमें नॉन मेटल्स मिलते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखो तो लेफ्ट से राइट में जाने पे नॉन मेटल्स मिलते हैं, तो उनको उनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की एफिनिटी रहती है, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। इसलिए लेफ्ट से राइट में जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी बढ़ती है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर। तो जो ऊपर से नीचे में घटता है वो लेफ्ट से राइट में बढ़ता होगा। और इसमें क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चन, अभी के लिए बस आपको इतना याद रखना है कि भाई किसने क्या दिया था। ये डॉबरनायर ने दिया था ट्रायड थ्योरी, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था न्यूलैंड ने, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हेनरी मॉजले की, और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पे बेस्ड थी और मॉजले की एटॉमिक नंबर पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एज पर द सेंसस ऑफ 2011 द मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया वॉज, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन, आपको पता है, ये हमारा है प्यारा उत्तर प्रदेश, है ना, यूपी। सबसे लोवेस्ट स्टेट वाला कौन सा स्टेट है बताइए। लोवेस्ट सबसे सिक्किम का, सिक्किम का पॉपुलेशन सबसे कम है, ठीक है। और अगर एरिया टर्म्स में बात करेंगे तो सबसे छोटा राज्य है भारत का गोवा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंड लॉक्ड पोर्ट ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का स्थल रुद्ध बंदरगाह है। तो हम बात कर लेते हैं पोर्ट्स की। पोर्ट क्या होते हैं, जो समुद्र के किनारे यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ से हमारा पूरा ट्रेड होता है। जो हमारे जितने भी हमारे पोर्ट्स हैं भारत में, ठीक है, उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं मेजर पोर्ट्स और एक को हम बोलते हैं माइनर पोर्ट्स। हमें सिर्फ मेजर वालों पे फोकस करना है। मेजर पोर्ट्स टोटल हमारे 13 हैं, जिसमें कि 12 गवर्नमेंट होल्ड करती है और एक जो है प्राइवेट, एक जो है कॉरपोरेट्स, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो होल्ड करते हैं। गवर्नमेंट की इसमें थोड़ा सा माइनॉरिटी शेयर है। अब मेजर और माइनर हम किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, तो याद रखिएगा जो मेजर पोर्ट्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं, और जो माइनर पोर्ट्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, वहाँ जहाँ पे भी वो पोर्ट है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको रेगुलेट करती है। हमें सिर्फ पढ़ना है मेजर पोर्ट के बारे में। तब मैं आपसे एक पहले क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताइए हमारे इंडिया के एंशियंट पोर्ट का नाम, जहाँ पे आपको डॉकयार्ड देखने को मिला था। बताइए एंशियंट पोर्ट का नाम जिसका नाम एल से चालू होता है। अब सबसे पहले हम वेस्ट से चालू करते हैं। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कांडला पोर्ट, जिसका नाम आपको पता है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट भी हो चुका है। याद इसमें यह फैक्ट रखना है कि लार्जेस्ट ट्रेड करता है बाई वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम्स के टर्म्स में सबसे लार्जेस्ट ट्रेड करता है, और ये एक तरह का टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट क्या होता है, जहाँ का मतलब पानी का जो स्तर है टाइड्स की वजह से ऊपर नीचे होता रहता है पोर्ट के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं टाइडल पोर्ट। तो ये आपका टाइडल पोर्ट है, क्लियर। मुंबई पोर्ट है इसके बाद। मुंबई पोर्ट में ये याद रखना कि ये एक नेचुरल पोर्ट है, ठीक है, नेचुरल बंदरगाह है। अब यहाँ पे आते हैं, यहीं पे महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा JNPT यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसको हम नावा शेवा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, नावा शेवा, ठीक। ये आपका लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, ठीक है, याद रखना लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, ठीक है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। फिर है यहाँ पे आपका मोरमुगांव पोर्ट, ये है आपका गोवा में, ठीक है। मोरमुगांव पोर्ट कहाँ पे, गोवा में। और अभी मैंने आपको जुआरी नदी के बारे में बताया था, तो जो जुआरी नदी यहाँ पे जो ईश्वरी बनाती है उसके मुंह पे
लोकेटेड है। ईस्चुरी क्या होता है, तो याद रखना जो भी नदियाँ ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं वो डेल्टा बनाती हैं बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे, और जो वेस्ट की ओर फ्लो करती हैं जैसे कि मैंने नर्मदा तापी बताया, मंडोवी ज्वारी बताया, पेरियार भरतपुजा बताया, ये ईस्चुरी बनाती हैं। ईस्चुरी मैं आपको कभी और समझा दूंगा, चलो अभी समझ लो। ईस्चुरी का मतलब होता है कि भाई वहाँ पे जो डेल्टा नहीं बनता है, एक तरह से वहाँ पे गड्ढा होता है, उसी पे आके पूरा लोड जो है रिवर्स पूरा पटक देती हैं, इस वजह से वहाँ पे डेल्टा बन नहीं पाता है, ईस्चुरी बोलते हैं उसको। फिर यहाँ पे आपका मैंगलुरु पोर्ट जो कि कर्नाटका में स्थित है, मैंगलुरु जिसको न्यू मैंगलोर बोलते हैं, आयरन का बहुत ज़्यादा ये हैंडलिंग करता है। फिर यहाँ पे आता है हमारा कोची जो कि है केरल में, इसको हम जानते हैं क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से, याद रखिएगा इसको हम क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं हम ट्यूटिकॉर्न पोर्ट, ये आपका तमिलनाडु में है, चेन्नई भी आपका तमिलनाडु में है। एन्नोर जिसको हम कामराजर पोर्ट भी बोलते हैं, याद रखिएगा एन्नोर को हम कामराजर पोर्ट इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये एकमात्र मेजर पोर्ट है जो कॉरपोरेट्स के द्वारा हैंडल किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत माइनॉरिटी शेयर है, तो मैंने 13 बताया, उनमें से ये जो एन्नोर है ये आपका कॉरपोरेट में है, कामराजर पोर्ट। विशाखापट्टनम की बात करें तो ये डीपेस्ट सबसे गहरा लैंड लॉक्ड हार्बर पोर्ट है। लैंड लॉक्ड पोर्ट का मतलब क्या, गहरा तो समझ में आता है, लैंड लॉक्ड का मतलब है चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है। सर यहाँ पे तो हमें लग रहा है पानी से, क्योंकि पोर्ट तो भाई पानी किनारे समुद्र किनारे बनते हैं, बिल्कुल ये वहीं पे है, लेकिन चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है, बस एक नैरो पैसेज है, बहुत नैरो सा पैसेज है जो इसको समुद्र से कनेक्ट कर रहा है, तो इसको हम लैंड लॉक्ड पोर्ट बोलते हैं। फिर यहाँ पे पारादीप ये आपका उड़ीसा में पड़ता है, और यहाँ पे आपके 2 पोर्ट हैं, एक तो कोलकाता और यहाँ पे आपका एक हल्दिया पोर्ट है, ठीक है, हल्दिया और कोलकाता। हल्दिया और कोलकाता याद रखिएगा दोनों हमारे रिवराइन पोर्ट हैं, ठीक है, जैसे वहाँ पे हमने बोला था टाइडल पोर्ट है कांडला, वैसे ये दोनों रिवराइन पोर्ट हैं, ठीक है, रिवर्स के द्वारा यहाँ का जल स्तर जो है ऊपर नीचे बढ़ता घटता है। और जो कोलकाता पोर्ट है ये हुगली नदी पे सिचुएटेड है, हुगली नदी का जो डेल्टा है उस पे सिचुएटेड है, और हुगली नदी जो है गंगा नदी की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी नहीं डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी वो नदी होती है जो किसी मेन नदी से कट के बाहर निकल आती है, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, लैंड लॉक्ड है आपका विशाखापट्टनम पोर्ट, जो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, विशाखापट्टनम। बाकी लोकेशन तो मैंने आपको सबको दिखाई दी, कहाँ पे कौन है बताने की जरूरत है नहीं। कांडला गुजरात में, मुंबई और JNPT आपका महाराष्ट्र में, मरमगांव गोवा में, मैंगलुरु आपका कर्नाटका में, कोची केरल में, बाकी ट्यूटिकॉर्न चेन्नई, एन्नोर आपके तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्रा में, पारादीप उड़ीसा में, कोलकाता और हल्दी आपका वेस्ट बंगाल में। अगला है विच टाइप ऑफ प्लांट किंगडम डज नॉट हैव अ वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी, किस प्रकार के प्लांट किंगडम में अच्छी तरह से विभेदित शरीर नहीं है। अब ये कल ही मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था और उसी पे देखिए क्वेश्चन टपक पड़ा कि नहीं। तो धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन हमारे रिपीटेड वाले मिलने लगेंगे। तो बताइए वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होती है, मैंने आपको क्या बताया था, फैली हुई चीज़ें हैं, किसमें, थैली में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थैलोफाइटा। अब देख लीजिए रिपीट होने लगे कि नहीं क्वेश्चन, ये पूरा मैंने आपको चार्ट बताया था कि अगर डिफरेंशिएटेड नहीं होती है थैलोफाइटा बोलते हैं, अगर होती है तो 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक वो जिसमें वस्कुलर टिश्यू होते हैं ब्रायोफाटा बोलते हैं, जिनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट कैटेगरी भी बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट कैटेगरी। जिनमें होता है उसको फिर 2 कैटेगरी में बांटते हैं, तो वो जिनमें सीड नहीं होती है उसको टेरिडोफाइटा बोलते हैं, और टेरिडोफाइटा को हम और किस नाम से जानते हैं जरा बताइए, क्राई में मैंने आपको हिंट दे रहा हूँ, क्राई, बताओ इसको पूरा क्या होता है, टेरिडोफाइटा को क्या बोलते हैं, प्रोड्यूस करते हैं सीड, उनको फैनोरोगैम्स बोलते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिनमें सीड नेकेड होती है और एक वो जिनमें की सीड अंदर होती है फ्रूट के। जिनमें नेकेड होती है क्योंकि वो जिम जाते हैं तो नेकेड रहते हैं, खुला रहते हैं, इसलिए उनको हमने जिम्नोस्पर्म बोल दिया, और जिनमें है तो एंजियोस्पर्म। इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मोनोकॉट जिसमें 1 सीड आती है और जिसमें 2 आती है उसको डाइकॉट बोलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द 14th दलाई लामा। 14th दलाई लामा की ऑटोबायोग्राफी का नाम आपको बताना है। तो जो 14 दलाई लामा हैं उनका ऑटोबायोग्राफी का नाम है फ्रीडम इन एग्जाइल, ठीक है। तिब्बत के धर्मगुरु हैं जो पूरी तरह से अभी भारत की शरण में रहते हैं, क्योंकि चाइना ने एक तरह से तिब्बत में कब्जा कर रखा है और ये चाइना के काफ़ी खिलाफ हैं। जो हमारे 14वें दलाई लामा, किसी का नाम नहीं है, पोस्ट है, आपने पिक्चर इनकी जरूर देखी होगी, तो उनका वो नाम नहीं है, एक पोस्ट है। इसके बाद 15th आएंगे, 16th आएंगे, ठीक है। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, जो खुद के द्वारा बायोग्राफी लिखी जाती है, अपनी जीवन कथा, उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। फ्रीडम इन एग्जाइल इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। कुछ और फेमस पर्सनालिटीज़ की हम ऑटोबायोग्राफी देख लेते हैं, जल्दी से आप बताइए, गेस करिए, विंग्स ऑफ फायर किसकी होगी, विंग्स ऑफ फायर किसकी होगी, और मीन कैम्प किसकी है, ठीक है, मीन कैम्प किसकी है, ठीक है। और आपको बताना है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसने आज़ादी के लिए बहुत जद्दोजहद की थी, हमारे इंडियन नहीं है, बस मैं आपको ये हिंट दे रहा हूँ कौन है। और ये हमारे हिंट एक और देता हूँ, ये
दो अभी तक विदेशी हैं जिनको भारत रत्न मिला है, उनमें से ये एक हैं, बताइए। और एक है आपकी एन ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, एन ऑटोबायोग्राफी। फिर एक है आपका प्लेइंग इट माई वे, ये तो आई थिंक सबको पता होगा, प्लेइंग इट माई वे। फिर है आपका एक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। और एक है आपकी एस अगेंस्ट ऑड्स, एस अगेंस्ट ऑड्स। और एक कौन सी हो सकती है, ये आज की हो गई, द ग्रेटेस्ट, ठीक है, द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी, द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी। तो याद रखिए विंग्स ऑफ फायर है हमारे APJ अब्दुल कलाम जी की, और सिर्फ इन्होंने नहीं, इसमें अगर को ऑथर पूछ लेगा भी कि इसके को ऑथर कौन थे, तो अरुण तिवारी इसके को ऑथर थे, ठीक है, अरुण तिवारी जी मेनली है किसकी, APJ अब्दुल कलाम की। और इनकी कौन सी किताब है, जैसे एक है विंग्स ऑफ फायर के अलावा इग्नाइटेड माइंड्स इनकी किताब है ना, APJ अब्दुल कलाम की। मेन कैंप किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये हिटलर की है, एडोल्फ हिटलर, जो कहाँ का रूलर था, जर्मनी का, ठीक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला, है ना। दो इंडियंस हैं जिनको, सॉरी दो फॉरेनर्स हैं जिनको अभी तक भारत रत्न मिला है, एक तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे और जो पाकिस्तान के थे, और ये नेल्सन मंडेला, ठीक है, इनकी ये ऑटोबायोग्राफी है। एन ऑटोबायोग्राफी ये जवाहरलाल नेहरू की है। प्लेइंग इट में माई वे आपको पता है सचिन तेंदुलकर की है। और इसमें को ऑथर कौन थे, तो को ऑथर याद रखिएगा बोरिया मजूमदार थे इसके को ऑथर। को ऑथर भी पूछ लेता है, इसी वजह से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसको। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह। एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्ज़ा, जिन्होंने अभी रिटायरमेंट लिया है, ठीक है, तो इस वजह से और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी ये है द ग्रेटेस्ट, ये हाँ मोहम्मद अली की, ठीक है। अच्छा ये बताइए मोहम्मद अली किस स्पोर्ट से रिलेटेड थे, मोहम्मद अली किस स्पोर्ट से रिलेटेड थे। और अच्छा बराक ओबामा और मिशेल ओबामा की भी एक ऑटोबायोग्राफी है, इनको के बारे में पता होना चाहिए। बराक ओबामा जो USA के पूर्व राष्ट्रपति थे, और मिशेल ओबामा इनकी जो वाइफ हैं। तो बराक ओबामा की थी ड्रीम्स ऑफ माई फादर, ठीक है, ड्रीम्स ऑफ माई फादर लिख लीजिएगा, ठीक है, मेरा भी हाथ दर्द करने लगता है इतनी देर लिखे लिखे, ठीक है। और मिशेल ओबामा की है बिकमिंग, ठीक है, बिकमिंग। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। चिकमंगलूर इन कर्नाटका इज़ फेमस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ डैश। कर्नाटक में चिकमंगलूर किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा चिकमंगलूर जो है, बताइए कर्नाटका किस नंबर किस चीज़ के कल्टीवेशन में टॉप पे है। एक तो हमने देखा था गोल्ड मिनरल है जिसके नंबर पे टॉप पे है, ठीक है, कर्नाटका। लेकिन ये कॉफ़ी बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, कॉफ़ी प्रोडक्शन में कर्नाटक टॉप पे आता है। कॉफ़ी की कुछ वैरायटीज़ हैं जो कर्नाटका में प्रिडोमिनेंटली होती हैं, जैसे कि अराबिका, ठीक है, और रोबस्ता। ये कर्नाटका में मेनली होते हैं, अराबिका रोबस्ता, जो बहुत डिमांड में रहती हैं, मतलब एक नंबर कॉफ़ी बनती है ये भाई, ठीक है। अगर किसी ने पी हो तो अराबिका बहुत महंगी आती है, ठीक है, अराबिका और रोबस्ता। और भी होती हैं इसकी वैरायटी लिब्रिका और एक्सेल्सा, ठीक है। ये भी अगर आपसे कभी पूछ ले कि किसकी वैरायटीज़ हैं, तो कॉफ़ी की वैरायटीज़ हैं, ठीक है, कर्नाटका। और यहाँ पे आपसे क्या क्वेश्चन, अच्छा चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। टी कल्टीवेशन के मामले में हमारा कौन सा स्टेट जो है टॉप पे आता है। अच्छा कॉफ़ी बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से कौन जाना जाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है, ब्राज़ील, ठीक है। और ब्राज़ील के जो आपको पता होना चाहिए, जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, यहाँ के जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हैं उनको हम जानते हैं लंग्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से, है ना, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। बताना आपको क्या है कि टी कल्टीवेशन के मामले में हमारा कौन सा स्टेट टॉप पे आता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम विटामिन डी कंटेंट। निम्नलिखित में से किस में अधिकतम विटामिन डी। तो यहाँ पे ऑप्शन के बिना थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, हम लोग अगले वीक से ऑप्शन से कर लेंगे। अब यहाँ पे वन लाइनर स्टार्ट किया तो वन लाइनर करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो विटामिन डी थोड़ा सा ये क्या है कि ना, जैसे आप जिम में क्या होता है, जिम में अगर आप वेट्स रख के पुशअप मारो और फिर वेट्स हटा के मारो, तो जब बिना वेट्स हटा के मारोगे तो बड़े आसान लगेंगे पुशअप्स। तो ऐसे अब जब आप बिना ऑप्शन के कर रहे हो क्वेश्चन को, जब आपको ऑप्शन मिलेंगे तो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो विटामिन डी देखो, जो ऑप्शन था ना उसमें सन नहीं था, ठीक है, सन नहीं था, उसमें था फ़िश ऑयल, ठीक है, याद रखिएगा। तो फ़िश ऑयल जो होता है उसमें बहुत विटामिन डी का कंटेंट होता है, ठीक है, फ़िश ऑयल, सन और फिश ऑयल, क्योंकि सन सबको पता होता है। अच्छा विटामिन सी अगर कभी पूछ ले तो याद रखना, जो हमारे सिट्रस फ्रूट होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, उसमें हमें विटामिन सी काफ़ी देखने को मिलता है। जैसे जो हमारा इंडियन गूसबेरी जिसको हम आंवला बोलते हैं, उसमें विटामिन सी बहुत देखने को मिलता है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा विटामिन, अगर हम जब फूड को कुक करते हैं तो कौन सा विटामिन
ख़त्म हो जाता है। तो याद रखना विटामिन सी, अगर फूड को कुक करते हो तो विटामिन सी ख़त्म हो जाता है उसमें से। और हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में हम लोगों ने कल सारी चीज़ें देख ली थी, लेकिन ये एक चीज़ बची थी कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं और फैट सोल्यूबल कौन से होते हैं, यानी कि पानी में घुलनशील कौन से होते हैं और वसा में घुलनशील कौन से होते हैं। तो वाटर में होते हैं BC, है ना, योर फेवरेट वर्ड BC, ठीक है। और जितने बाकी बच गए, ठीक है, बाकी कौन से बच गए, AD कीड़ा, ठीक है, ऐसे याद रखो कीड़ा, ठीक है। BC सोल्यूबल है वाटर में और कीड़ा जो है फैट में सोल्यूबल है, विटामिन K, E, D एंड A। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मोस्ट लायबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत सबसे अधिक उत्तरदायी है, जहाँ पे जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे अगर हम एटमॉस्फेरिक लेयर्स की बात करें तो यहाँ जैसे हमारी अर्थ है, ठीक है, तो इसके अराउंड हमें क्या देखने को मिलता है, इसके अराउंड हमारे एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। एटमॉस्फेयर की काफ़ी सारी लेयर्स देखने को मिलती हैं, ठीक है, काफ़ी सारी हमें लेयर्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहली हमारी लेयर होती है ट्रोपोस्फियर, जिसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। ये चीज़ याद रखिएगा कि इसकी इक्वेटर पे जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है, तकरीबन 18 किलोमीटर होती है, और यहाँ पे पोल्स पे है 8 किलोमीटर होती है तकरीबन। पोल्स पे कम होती है इसकी थिकनेस और इक्वेटर पे ज़्यादा होती है। यहाँ पे ऊपर जाने पे टेम्परेचर जो है, तापमान जो है वो घटता है। कितना घटता है, हर 165 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस। अगर 1 किलोमीटर में बात करें तो रफली 6 से 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता है। फिर अगली हमारी आती समताप मंडल, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फियर। इसमें ऊपर जब आप जाते हो तो टेम्परेचर आपका बढ़ता है। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है स्ट्रेटोस्फियर में। उसमें आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपकी ओजोन लेयर देखने को मिलती है, जो हार्मफुल UV रेज, अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। ओजोन से आपको क्या क्या याद आना चाहिए, ओजोन डे हम कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन की थिकनेस नापने के लिए हम कौन सी यूनिट का प्रयोग करते हैं, डॉप्सन यूनिट का प्रयोग करते हैं। और एक प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कहाँ पे एक शहर है, जरा बताइए, मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है, किस कंट्री में। तो मॉन्ट्रियल में एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था और वो भी आपके ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन से संबंधित है। और इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था जिसको हम बोलते हैं किगाली अमेंडमेंट। किगाली जगह है आपका रुवांडा नामक एक कंट्री है अफ्रीका में, वहाँ पे। तो वहाँ पे एक इसमें अमेंडमेंट हुआ था जिससे हमने बोला था कि अभी ठीक है, मॉन्ट्रियल में हमने बोला कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिससे हमारा ओजोन लेयर डिप्लीट होता है उसको रोकना है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ऑल्टरनेटिव आ गया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो HFC के रिगार्डिंग इसकी गाली एग्रीमेंट को किया गया था, ठीक है। इसके बाद आते हैं मेजोस्फीयर। और एक चीज़ और इसमें कि इसमें जो आपके एरोप्लेन्स वगैरह है ना, जेट प्लेन्स, वो उड़ते हैं, जेट विमान इसी लेयर में उड़ते हैं, बिकॉज यहाँ पे वेदर फिनोमिना नहीं होते। मोस्टली जो हमारे वेदर फिनोमिना होते हैं, मौसमी घटनाएं होती हैं, वो ट्रोपोस्फियर में होती हैं। इसके बाद आती है हमारी मेजोस्फियर, ठीक है। मेजोस्फियर में याद रखिएगा कि टेम्परेचर घटता है ऊपर जाने में। और यहाँ पे जो हमारे उल्का पिंड होते हैं, मेटियोराइट्स, वो आके यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, और ना ख़त्म हो तो फिर रोज़ यहाँ पे कोई ना किसी घर में गिरता रहेगा ना। तो मेजोस्फीयर में इतना याद रखना है। इसके बाद आपका थर्मोस्फीयर आता है, एंड देन आपका एक्सोस्फीयर का ही पार्ट होता है आयोनोस्फीयर, याद रखना, ठीक है। आयोनोस्फीयर में बस इतना याद रखना कि जो भी हमारे रेडियो वेव्स होती हैं, रेडियो तरंगें होती हैं, वो आयोनोस्फीयर से ही, वहाँ पे जो आयंस प्रेजेंट है वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर रेडियो वेव्स हमारी आती हैं, ठीक है। सवाल क्या पूछा था, सवाल पूछा था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है। ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें सुन के लगता है कि कोई नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव टर्म नहीं है। देखो, जो हमारी सन से रेज आती है ना, सन से जो रेज आती है ना, वो आती हैं, वो रिफ्लेक्ट बहुत ही कम होती हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारी एटमॉस्फेयर में, हमारे ट्रोपोस्फेयर में जो गैसेज होती है ना, वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए, इनकमिंग सोलर रेडिएशन क्या बोलते हैं, इंसोलेशन के लिए ट्रांसपेरेंट होती हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब है कि उनको आने देती हैं, आर पार हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि ये जो रेडिएशंस होते हैं ये शॉर्ट वेवलेंथ के रेडिएशन होते हैं, ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ के रेडिएशन होते हैं। जब ये टकरा के वापस जाता है क्या, सन की रेज, तो ये कन्वर्ट हो जाती हैं लॉन्ग वेवलेंथ में। और जो हमारी एटमॉस्फेयर में जो गैसेज होती हैं वो लॉन्ग वेवलेंथ के लिए ट्रांसपेरेंट नहीं बल्कि ओपेक हैं। इसकी वजह से होता क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर हीटअप हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है, हीटअप होता है, उसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, ये हीटअप होता है, वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन की वजह से नहीं, बल्कि जो टकरा के लॉन्ग वेवलेंथ आउट गोइंग, जिसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी बोलते हैं, क्योंकि जो टकरा के जा रही है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं, इससे हमारा एटमॉस्फेयर होता है हीटअप। जैसे जो गैसेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये जो हैं इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए तो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन टेरेस्ट्रियल के लिए ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो इससे हमारा एटमॉस्फेयर हो जाता है हीटअप। लेकिन अगर सोचिए कि एटमॉस्फेयर में अगर CO2 की मात्रा बहुत बढ़ जाए तो वो हीट को बहुत ज़्यादा ट्रैप करने लगेगा। ऐसा थोड़ी ना कि सूरज ज़्यादा रोशनी फेंक रहा है, ज़्यादा हीट दे रहा है, नहीं, हमारी गैसेज ज़्यादा बढ़ रही हैं पॉल्यूशन की वजह से, जिसकी वजह से वो हीट को ज़्यादा ट्रैप कर रही हैं,
ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जरूरी है, नहीं तो पूरा सब ठंडा हो जाएगा, पूरा जम जाएगा, रह ही नहीं पाएंगे हम लोग। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इससे क्या बढ़ने लगेगा, इससे होने लगेगा ग्लोबल वार्मिंग, जिससे कि हमारा जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो बढ़ने लगेगा। तो आंसर क्या होगा कि कौन रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए? जो हम CO2 वगैरह हैं वो कहाँ पे हैं, वो आपकी ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलती हैं, क्षोभ मंडल में देखने को मिलती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर। अब इतना सब बताया है तुमको तो कुछ क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं तुमसे। क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा जाए? क्वेश्चन तुमसे ये पूछते हैं कि ये बताओ कि हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 कितने का परसेंटेज कितना है, परसेंटेज मात्रा आपको बतानी है। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन हैज़ बीन बिल्ट इन। करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, कल भी मैंने करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा था और उसका आंसर था अजंता शरत कमल, जिनको कि अजंता शरत कमल, ठीक है, ये इनका पूरा नाम है, जिनको कि आपको पता है अवार्ड मिला है कौन सा, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार मिला है। और ये किस खेल से संबंधित है, टेबल टेनिस से संबंधित है। और कल मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछे थे, उसके आंसर मैं दे देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने एक पूछा था क्वेश्चन कि नोक रेक टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो नोक रेक याद रखिएगा ये मेघालय में है, ठीक है, मेघालय में है। और आपका चौरी चौरा मैंने पूछा था, चौरी चौरा, उसका उत्तर तो मैंने दे दिया। चौरी चौरा आपका हत्याकांड कब हुआ था, 1922 में हुआ था। एक मैंने पूछा था होजागिरी डांस कहाँ पे होता है, होजागिरी, तो होजागिरी याद रखना ये त्रिपुरा में होता है, ठीक है, होजागिरी त्रिपुरा में। और जिन लोगों ने आंसर दिए तो उनके नाम भी अभी मैं कुछ लोगों के लेने वाला हूँ, ठीक है। तो होजागिरी त्रिपुरा में। और मैंने पूछा था 73rd अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, तो 1993 में हुआ था, पंचायती राज से रिलेटेड है, ठीक है, पंचायती राज जो पूरा है उसको मैंडेटरी कर दिया था इसने। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये आपका W से वर्ल्ड बैंक, W से वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। सतलज नदी भारत में कहाँ से एंट्री मारती है, तो सतलज नदी भारत में शिपकीला दर्रे से एंट्री मारती है, शिपकीला जो हिमाचल प्रदेश में जो पास है वहाँ से एंट्री करती है। और मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था कि मेगास्थनीज ने क्या लिखी थी, वो तो हम लोग पहले देख ही चुके थे, इंडिका इसने किताब लिखी थी। और क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर तो दे ही दिया। और कुछ क्वेश्चन था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास होती है, तो 8 स्टेट से। ये कुछ क्वेश्चन मैंने पूछे थे और आंसर जिन लोगों ने दिए थे उनके नाम मैं बता देता हूँ। एक पैराडॉक्स करके हैं भाई साहब, उन्होंने आंसर दिए थे। स्पार्कलिंग स्टार्स, मतलब बहुत लोग हैं, अगर मैं आपका नाम ना लूँ तो ये मत समझिएगा कि सर नाम नहीं लिया। लर्न विद जीसू, ठीक है, आंसर दिया था। और काफ़ी लोग हैं, ठीक है, इट्स प्रीति करके यूज़र नेम है, ठीक है, और कैलीग्राफी करके, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिए थे और बहुत सारे क्वेश्चन के, ठीक है। तो आंसर्स देते रहें, राजमिता, विनय खोडरे, सभी लोगों ने आंसर दिए थे। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। और भाई अगर आपको लेक्चर वगैरह पसंद आते हैं तो प्लीज़ सेशन को लाइक वाइक कर दिया करें, है ना, ताकि शेयर वगैरह भी कर दिया करें, ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये फ्री लेक्चर्स पहुंच सकें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।